हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याक्ष। मैं हूं तुषार। आज क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम वर्ल्ड बैंक के बारे में, यूएन का जो ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, यूएन इन दी इंडिया इन दी यूएन रिफॉर्म्स के बारे में, यूएन इन दी यूनिपोलर वर्ल्ड और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कुछ एमिटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर 5 का हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक होता है क्या है, जो हम सब जानते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो 1944 में बना दिया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी गई थी। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करता है। जो वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटी मतलब काम था, वो खाली डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करनी, उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, गवर्नमेंट्स मतलब जो वहाँ पे करप्शन हो रहा है उसको भी वर्ल्ड बैंक हैंडल करता था। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो लोन प्रोवाइड कराता था जो यूएन की और वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज थी ना यूएन की, उनको वो लोन प्रोवाइड कराता था जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं, मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थी और जिनको जरूरत पड़ती थी लोन की, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो लोन दिलाता था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन, मतलब यूएन का ज्यूरिडिक्शन क्या है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन, the UN completed 60 years of its existence. The head of the all member states meet in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. ठीक है, सितंबर 2005 को, मतलब सितंबर के महीने में 2005 को, ठीक है, 2005 को जो यूएन है उसके 7 साल पूरे हो गए थे। मतलब यूएन को 7 बने हुए 7 साल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो यूएन के जो मेंबर कंट्री, जो सभी मेंबर्स, जो सभी हेड्स हैं, ठीक है, सभी मेंबर कंट्रीज के जो हेड है वे एक जगह आते इकट्ठा होते हैं और वहां पर आके मिलते हैं और जो सिचुएशन का जायजा लेते हैं और ये चेक करते हैं कि यूएन में क्या क्या कमियां हैं, हमें क्या क्या बदलाव लानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वो पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं, हमें क्या क्या चेंज लाने चाहिए। तो हम उनको उस चेंजेस की बात करते हैं कि उन्होंने उसमें क्या क्या चेंजेस की शुरुआत की थी। क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, जब वो 60 इयर्स पूरे हो गए थे यूएन को, तो उन्होंने एक क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की थी, उसको क्रिएट किया था। एक्सपेक्टेंस ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट और टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजंस। ठीक है, और जो यूएन है उसमें यूएन के जो मेंबर्स इकट्ठा थे, उन्होंने ये भी बात की थी, ये भी माना था कि हमें खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने खुद के सिटीजन्स की, अपने कंट्री के सिटीजन्स की। ठीक है, कि जो कोई भी अगर वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट जो फेल हो जाए, ठीक है, तो वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, हमें ये जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, उन्होंने कहा था कि हमें एक ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें ह्यूमन राइट काउंसिल बनानी चाहिए। तो 19 जून 2006 को ह्यूमन राइट काउंसिल बन गई थी। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल कब बनी थी। 19 जून 2006, 19 जून 2006 को हमारी ह्यूमन राइट काउंसिल बनकर तैयार हो गई थी। एग्रीमेंट टू अचीव द मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, और उन्होंने कुछ ऐसे, उन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स भी सेट किए थे। ठीक है, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है ना, जो डेवलपिंग विकासशील देश है, उनके लिए आप कुछ गोल्स रख दिए कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपको ये गोल्स पूरे करने हैं। आपको मतलब अपनी हेल्थ को इतना ऊपर उठाना है, एजुकेशन फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट इतना करना है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, अपनी डेवलपमेंट इतना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। ठीक है, आपको अपना जीडीपी इतना करना है। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट गोल दे दिए, मतलब 16-17 को उनको डेवलपमेंट गोल्स दे दिए कि आपको 5 साल में या 10 साल में इन गोल्स को पूरा करना है। उनको मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स बोला जाता है। ठीक है, उनको एक एग्रीमेंट किया था। कन्वेंशन ऑफ टेररिज्म एंड रूल्स फॉर, उन्होंने जो आतंकवाद है, टेररिज्म, उसको खत्म करने के लिए भी बात की थी। ठीक है, कि जो आतंकवाद हो किसी भी फॉर्म में उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे, उखाड़ के फेंकने के लिए। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, उन्होंने जो डेमोक्रेसी फंड है उसकी भी स्थापना की थी। एक लोकतंत्र जो फंड है, डेमोक्रेसी फंड की भी स्थापना की। एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट भी किया जिससे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको बिल्ड अप किया जाए, हवा दी जाए। ठीक है, उसको आगे चलाया जाए।
इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। हमारा ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन वाला टॉपिक खत्म होता है, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। मतलब इंडिया और यूएन के रिफॉर्म्स क्या थे। हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो यूएन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है उसके रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए यूएन को, ठीक है। जो इंडिया है सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन अ सर्वल ग्राउंड, इट बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथन एंड रिविटलाइज यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जो इंडिया है ना वो सपोर्ट करता है यूएन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, क्योंकि वो इंडिया है ना ये मानता है कि जो एक रिस्ट्रक्चर्ड रिविटलाइज जो वर्ल्ड होगा ना वो बहुत ज्यादा डिजायरेबल होगा, ठीक है। मतलब अगर यूएन में बदलाव किए जाएंगे, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा उसको, तो जो कंट्रीज है आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिजायरेबल, उनकी इच्छा को पूरा, जो कंट्रीज है ठीक है टाइम के हिसाब से उनकी इच्छा को पूरा कर पाएगा, इसलिए यूएन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। The most important demand of India is regarding restructuring of the Security Council। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड है ना इंडिया की, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड है इंडिया की वो उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो इंडिया है ना सबसे ज्यादा डिमांड करता है कि जो यूएन उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए इन दी सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को मतलब यूएन में तो रिस्ट्रक्चर तो मतलब यूएन के अंदर बदलाव तो किया जाए, पर फिर सिक्योरिटी काउंसिल है जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें जरूर बदलाव किया जाए, ठीक है। It support an increase in the member of both permanent and non-permanent। और जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है वो, ठीक है, वो ये बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट करते हैं कि जो परमानेंट हो जो नॉन परमानेंट, मतलब दोनों की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, चाहे परमानेंट हो या ही नॉन परमानेंट हो, दोनों की ही मेंबरशिप बढ़ाई जाए, ठीक है। और जो एशिया की, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनको मौका दिया जाए। It also argues that an expanded council with more representatives will enjoy greater support in the world community। और जो इंडिया वो ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर यूएन के अंदर बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी में अच्छी तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्यों अलग अलग हर कॉन्टिनेंट से हर एक वर्ल्ड के हर एरिया से अगर उसके साथ पास मेंबर होंगे तो ठीक है वो एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो कंट्रीज है ना युद्ध भी कम होगी, क्योंकि उसमें वे कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे जो उनके फ्रेंड्स होंगे, तो उनके साथ भी हमला नहीं कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज अपने, क्योंकि उनके दोस्त होंगे उसमें, ठीक है। बातचीत से मामला सुलझ भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर सपोर्ट एंजॉय कर पाएंगे। इंडिया itself wishes to be a permanent member in a restructured UN is the world largest democracy and the second most। और हम जो इंडिया है ना हमारा, मतलब जो इंडिया है वो खुद भी चाहता है कि उसको एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएन के अंदर, वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएन का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इंडिया है। और जो इंडिया है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर पाई जाती है, इसलिए भी इंडिया मेंबर बन सकता है। क्योंकि जो कोफी अन्नान थे यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, 7th जनरल सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया था कि यूएन का मेंबर बनने के लिए आपको ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका इतनी मतलब पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली जो उनकी इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करने वाला कंट्री होनी चाहिए। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज दिए जो उन्होंने, जो जिसमें इंडिया और उसका जो जियोग्राफी है, जियोग्राफिकली भी वो एरिया बड़ा होना चाहिए, डाइवर्सिटी भी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। सब जानते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कल्चर डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि जो क्राइटेरिया दिया था उसके हिसाब से भी इंडिया बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर पाई जाती है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। द कंट्री इकोनॉमिक इमरजेंसी ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज द इंडिया क्लेम टू बी अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड रेगुलर कंट्रीब्यूट the UN financial contribution to the UN never flatter the payment। और जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन।
और जो इंडिया है यूएन के बजट में जो कंट्रीब्यूशन आता है उसके अपने बजट को रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता है यूएन के अंदर। वो अपने बजट को कभी जो कंट्रीब्यूशन को कभी कम नहीं होने देता, ना उसको कभी फ्लैटन होने देता है, ठीक है, ना ही कभी रोकता है। वो अपना रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता रहता है यूएन के बजट में, ठीक है, उसको पेमेंट को कभी नहीं रोकता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया यूएन का मेंबर बन सकता है, इंडिया यूएन का मेंबर बनना भी चाहता है वो। India wishes to be a permanent veto holding member in the UN. Some countries concerned about Indo-Pak relation, ठीक है। जो इंडिया है ना वो इंडिया परमानेंट मेंबर तो बनना चाहता है, पर इंडिया साथ में एक परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर भी बनना चाहता है। मतलब इंडिया ये चाहता है कि उसके पास भी वीटो पावर हो, क्योंकि वीटो पावर, ठीक है, मतलब जो इंडिया है वो चाहता है कि उसके पास वीटो पावर हो। मतलब वीटो पावर हम सब जानते हैं, वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसको नेगेटिव पावर, मतलब कोई भी डिस्कशन चल रहा नहीं यूएन के अंदर, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो अगर कोई भी एक कंट्री उसके खिलाफ होगा तो वो डिस्कशन वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। बेशक 4 उसके साथ हो, पर एक अगर कंट्री ने उसको रोक दिया ना कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, तो वो डिस्कशन वहीं पर हो जाएगा। तो और इस वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चाइना इंडिया के ऊपर करता है, ठीक है, इंडिया के लिए करता है, ठीक है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर इंडिया को कुछ ऐसे सब्सटेंस है अगर जो वो इंडिया को मिलने लगे ना, ठीक है, तो इंडिया चाइना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा 5-10 सालों में, और चाइना से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया कई बार इंडिया के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल भी करता है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज है ना जो इंडिया की नेबर कंट्रीज को जो इंडो पाकिस्तान के रिलेशन है उसके बारे में चिंता लगी रहती है कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई यूएन के अंदर तो इनके रिलेशन में क्या होगा, ठीक है। कि और पाकिस्तान को भी डर बना रहता है कि अगर इंडिया को परमानेंट वो मिल गई तो कहीं वो उस पर दबदबा ना बनाए, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी ये डर जमा रहता है, लगा रहता है। और इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और पाकिस्तान को ये भी डर बना रहता है कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल गई यूएन के अंदर तो जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लेगा, ठीक है, और फिर कब्जा भी कर सकता है इंडिया पाकिस्तान पे, ये सोचते हैं, ठीक है, कह नहीं रहा हूँ कि कर लेगा, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है कैपेबिलिटीज को अपनी बढ़ा लेगा इंडिया, पाकिस्तान ऐसा सोचता है, ठीक है। और कभी अटैक ना कर दे, उनको डर बना रहता है पाकिस्तान को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। वर्ल्ड ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच सेट रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए रूल को सेटअप करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995 एज द सक्सेसर ऑफ गेट। और जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब यूएन एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, सेटअप किया गया था। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसर थी जो गेट थी हमारा, ठीक है। गेट एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको 1945 में बनाया गया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था इसको। और इसमें गेट के अंदर 164 मेंबर्स थे, ठीक है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लगा लो अब, ठीक है। उसके अंदर 164 मेंबर्स थे। 29 जुलाई 2016 तक 2016 तक वहाँ पर 164 मेंबर्स थे। मेजर इकोनॉमिक पावर यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान हैव मैनेज्ड टू यूज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो हमारी मेजर इकोनॉमिक पावर है जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, उसको इस्तेमाल करती है और अपनी पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है ट्रेड के लिए, ठीक है, और अपने फायदे के लिए वो बनाती है, ठीक है। अब हमारा ये वर्ल्ड ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन वाला जो, ठीक है, वो खत्म होती है। अब हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या? The International Atomic Energy Agency was established in 1957। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो 1957 में स्टैब्लिश हुई थी। इम्प्लीमेंट फॉर एटम फॉर पीस प्रपोजल, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एटम फॉर पीस प्रपोजल। एक प्रपोजल दिया गया था यूएन के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके द्वारा कि एटम फॉर पीस प्रपोजल, उसके दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और इसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया था जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, उनका पीसफुल यूज को प्रमोट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट इज यूज फॉर मिलिट्री पर्पज, और प्रिवेंट करने के लिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, उसको खाली अपनी मिलिट्री के में ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, मिलिट्री उसमें इस्तेमाल रखा जाएगा और वैसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को या न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। टॉपिक है यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। अब हम यूएन और उसके यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएन का क्या अस्तित्व रह जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व पर, ठीक है। जब वर्ल्ड है वो बाइपोलर से यूनिपोलर हो जाता है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अमेरिका एक अकेली सुपर पावर रह जाती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। विद द डिसअपीयरेंस ऑफ सोवियत यूनियन द यूएस स्टैंड ओनली द सुपर पावर। सोवियत यूनियन के डिसअपेयर होने के बाद, टूट जाने के बाद, जो हमारा अमेरिका है वो एक अकेला सुपर पावर रह जाता है पूरे वर्ल्ड स्टेज पर। इट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलो इट टू इग्नोर द यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूएन की मिलिट्री है और जो उसकी इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर उसको इतनी ताकत देती, इतनी शक्ति देती है अमेरिका को, यूएस को, कि वो यूएन को और किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसको इग्नोर कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली, हमारा प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडली पे आते हैं। विद द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएन इज कंसिडरेबल, ठीक है। यूएन के साथ जो हमारा इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल था। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, मतलब जो अमेरिका का रिलेशन था, ठीक है, यूएन के साथ वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल था, ठीक है। क्योंकि जो यूएन था वो अमेरिका के अंदर ही आता था, वॉशिंगटन में, ठीक है। और जो हमारा यूएन है, यूएन के अंदर अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का। मतलब जो यूएन के बजट में, यूनाइटेड नेशन के बजट में अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का। द यूएस हैज़ अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर, और जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, यूएस है, उसके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है। उसकी जो फाइनेंशियल पावर है इकोनॉमिक, उसको कोई ज़्यादा उसको कोई मैच नहीं कर सकता, अनमैच्ड उसके पास फाइनेंशियल पावर है अमेरिका के पास। The UN is physically located within the US territory, gives Washington additional source of influence। और हम सब जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन है, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, वो फिजिकली, ठीक है, वो अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है, अमेरिका के अंदर पाई जाती है, वॉशिंगटन में। तो उसको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोवाइड कराती है कि अमेरिका के अंदर। इसलिए एक अमेरिका को इसका एक फायदा ये भी फायदा है कि यूएन से इसलिए इग्नोर कर सकता है, ये अमेरिका के अंदर ही पाई जाती है। विद इट्स वीटो पावर, और जो अमेरिका है अपनी वीटो पावर के साथ, ठीक है, वीटो पावर हमने पढ़ा था कि वीटो पावर एक नेगेटिव पावर है जो कोई भी डिस्कशन चल रहा है यूएन के अंदर उसको रोक सकती है, ठीक है। जो अमेरिका अपनी वीटो पावर के साथ, द यूएस कैन स्टॉप एनी मूव्स दैट इट फाइंड्स अनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फ्रेंड एंड अलायंस। वीटो पावर से जो अमेरिका है, कोई भी यूएन के अंदर कोई भी मूव चल रहा होता है, कोई भी काम चल रहा होता है, उसको रोक सकता है, या अगर उसको लगे कि जो ये काम चल रहा है ये उसके खिलाफ है, उसको नुकसान होगा इससे, या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको नुकसान होगा, जो उसके अलायंस है उसके, ठीक है, उसके जो साथ गुट बनाए हुए उनको नुकसान हो, तो अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट्स उस डिस्कशन को बीच में ही रोक सकता है, ठीक है, रोक देता है। द यूएन इज नॉट देयरफॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। और जो हम सब जानते हैं जो यूएन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस नहीं बना पा रहा है अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड द यूएस इज डोमिनेंट। और हम सब जानते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था तब सोवियत यूनियन अमेरिका दोनों ही डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड पर। दो ग्रुप्स थे तो एक डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, तो ठीक है, दोनों का वो चलता था, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो हमारा अमेरिका है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, वो अकेला यूनिपोलर वर्ल्ड में रह जाता है और अकेला पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करता है, ठीक है, अपना वर्चस्व दिखाता है।
द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी। और जो हम सब जानते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व के सामने जो यूनाइटेड नेशन है एक इम्परफेक्ट बॉडी है, पूरे तरह परफेक्ट नहीं है, बट विदाउट इन द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। और परंतु बिना, हम सब जानते हैं अगर यूएन नहीं होगा तो उसके यूएन के बिना भी जो पूरा वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरेगा। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू यूज एंड सपोर्ट द यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग हैं वो सपोर्ट करें, ठीक है, और यूएन को, जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लोग सपोर्ट करें, इंक्रीज करें, किसी एक को डोमिनेट ना करने दें, ठीक है, इन वे दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट। और उनके साथ सपोर्ट करें जो कंसिस्टेंट हो जाए और उनको खुद का फायदा ना बनाने दे, ठीक है। अब हमारा यूएन इन द यूनिपोल वर्ल्ड वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल is an international organization. It is an NGO that campaigns for the human right protection over the world. हम सब जानते हैं जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल की एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कैंपेन कराती है, जो कैंपेन करती है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में। इट प्रमोट्स ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। और ये विश्वास रखता है कि जो ह्यूमन राइट है वो इंटरडिपेंडेंट है और इंडिविजिबल है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है ह्यूमन राइट्स। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिश रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एनजीओ है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है और पब्लिश करती है ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट होती है। और इस रिपोर्ट से ना जो कई कंट्रीज होती हैं वे इससे खुश नहीं होती, क्योंकि है ना कई कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स का एबोलाइजेशन ज्यादा होता है, उनको माना नहीं जाता, तो उनके लिए पूरी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी डाउनफॉल होता है। तो कई कंट्रीज से इनको अच्छी नहीं लगती इनकी रिपोर्ट, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप जो ये हमारी एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपका 2 या 3 मार्क्स में कमेंट के लिए दे सकते हैं आपका। अब हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल खत्म होती है। अब हमारी अगली है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच एक इंटरनेशनल एनजीओ है ये भी, ठीक है। जो ह्यूमन राइट वॉच है एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वॉल्व है इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट। और जो ह्यूमन राइट वॉच है वो रिसर्च करती है और एडवोकेसी करती है ह्यूमन राइट्स है, उनके ऊपर रिसर्च करती है कि मानव की क्या क्या अधिकार होने चाहिए। इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। और जो ह्यूमन राइट वॉच है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, ठीक है, इन द यूएस। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडिया अटेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। और जो ह्यूमन राइट वॉच है वो जो मतलब ग्लोबल मीडिया होती है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड स्टेज की जो मीडिया होती है उसकी अटेंशन रखती है ह्यूमन राइट्स पे, उनकी अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, मतलब उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताती है, अटेंशन ड्रॉ करते हैं उनकी। इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशन लाइक द कैंपेन टू बैन लैंड माइंस, ठीक है। और ये हेल्प करती है जो कुछ इंटरनेशनल कोलिशन बनाने के लिए, जैसे जो कैंपेन कराती है लैंड माइंस को बैन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए भी, उसको रोकने के लिए भी प्रोटेस्ट करती हैं। एंड स्टैब्लिश इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये हेल्प करती हैं कंट्रीज को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट बनाने में भी ये सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन राइट वॉच वाला भी टॉपिक खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाकर चेक कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस।